नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। अब कुछ घंटे बचे हैं कल सुप्रीम कोर्ट में बिहार के SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि मतदाता सूची का जो गहन संशोधन बिहार में हो रहा था, एक इतना बड़ा फ्रॉड था, उसकी सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच इस बात को सुनेगी, लेकिन सुनवाई के कुछ घंटे पहले रिपोर्टर्स कलेक्टिव का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। कई सारी एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स है जिससे आपको यह पता चलेगा कि ये जो पूरी SIR की एक्सरसाइज थी, इसमें लॉ मिनिस्ट्री को कंसल्ट किया गया था। और मजे की बात यह कि ऐसा कंसल्ट किया गया कि उसके कोई सबूत नहीं छोड़े, और सबूत यानी कि उसके फाइल में कहीं पर नोटिंग नहीं है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने RTI करके जब ये इंफॉर्मेशन मांगी तो भी उस RTI में गोलमोल जवाब मिला है। अब आपको एक एक करके बहुत सारे ट्वीट्स हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी ट्वीट्स थे वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। पहला ट्वीट उसको देखिए, रिपोर्टर्स कलेक्टिव का, कि we reporters collective ask the Ministry of Law for all records of the legal advice it has given to Election Commission of India on the special intensive revision that the latter is undertaking in Bihar for now and in the rest of India next. Guess what they said? तो इनका बेसिकली इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से पूछा था कि वो रिकॉर्ड्स क्या हैं जो आपने लीगल एडवाइस आपने चुनाव आयोग को दिया है। अगर आप इस लाइन को देखें, वी आस्क, एक मिनट बैक जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स, उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से सारे रिकॉर्ड्स मांगे कि आप उन सारे रिकॉर्ड्स को शेयर करिए जो आपने एडवाइस के तौर पर आपने दिया है इलेक्शन कमीशन को, और आप उनका एक एक करके जवाब देखिए। अगला ट्वीट देखते हैं। अगले ट्वीट में आइए। हाँ, why is it of importance? Supreme Court is going to hear the SIR case on Monday, that is July 28th. ECI has done all out defending its decision to have every citizen prove their right to vote and citizenship afresh. Next tweet आप देखिए। हाँ, so our RTI and the Law and Justice Ministry, now ECI engages with different arms of the government. ये explanation उन्होंने दिया है कि ECI जो सरकार के जो अलग अलग विंग्स है उनके साथ ECI engages with the different arms of the government. We know it speaks with the law ministry for such matters. And remember, Reporters Collective tracked it for years to unearth the electoral bond scam. अब Reporters Collective ने electoral bond का जो fraud है वो भी निकाला था, और इसमें भी उन्होंने पूछताछ की और पाया कि ECI के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को कंसल्ट किया था, और इसी के चलते उन्होंने एक RTI फाइल की। अब आगे का ट्वीट देखिए। आगे का ट्वीट देखिए, बिफोर अनाउंसिंग द अनप्रेसिडेंटेड SIR इन बिहार, ECI would consult with the law ministry. We figured, यानी कि उनको ये पता चला कि लॉ मिनिस्ट्री को ECI ने कंसल्ट किया था चुनाव आयोग ने। We filed an RTI asking for all correspondence, notings, records and files on the issue with the law ministry. The answer it gave is incredulous, यानी कि उन्होंने फाइल के नोटिंग्स, रिकॉर्ड्स और जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था ECI और लॉ मिनिस्ट्री के बीच में उसको मांगा था, और अब देखिए जवाब में उनको क्या मिला। अगला ट्वीट अब ये देखिए, ये पांचवा ट्वीट में आपको दिखा रही हूं। टर्न्स आउट दैट व्हाइल द ECI एंड द गवर्नमेंट्स wants us preserve and show all records to prove our citizenship and voting rights repeatedly, its law ministry claims that it has not been too diligent with its record keeping. यानी कि उस रिकॉर्ड कीपिंग को नहीं किया है लॉ मिनिस्ट्री ने, ऐसा प्रतीत होता है। और ये जो एक कटिंग आपको दिखा रहे हैं ये उसी रिप्लाई का हिस्सा है। In the above matter, it is submitted that the subject matter of the information sought under the RTI application is concerned with Election Commission of India. As far as the Department of Legal Affairs is concerned, it tenders advice in the capacity of a legal advisor to the referring administrative ministry department. The advice, if any, is recorded on the original file referred to it by the administrative referring ministry department, and thereafter the complete file is returned to the ministry department concerned. The concerned administrative referring ministry department is a holder of the information, if any. यानी कि गोलमोल जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं भी हुई थी, और RTI में इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला है। अब अगला ट्वीट देखिए। अगले ट्वीट में, the law ministry claims it has kept no record of any advice given to the ECI. You heard that right. It formally informed us that the law ministry had preserved no record of and about any advice tendered to the ECI on the controversial SIR. यानी कि कोई एडवाइस लॉ मिनिस्ट्री ने ECI को नहीं दिया है। अगला ट्वीट। हाँ,
Why? Because we track government systems. Reporters Collective government के systems को track करता है. उन्होंने कहा कि we know how records are legally required to be maintained under the government's manual of office procedure. Meticulous files are maintained. Each internal decision, comment, incoming and outgoing correspondence is numbered and recorded. ये तो सरकार की हर फाइल में होता है कि उनका हर correspondence की numbering होती है, उसको record किया जाता है. आगे का tweet. A missing paper or file requires the ministry to file an FIR because it's a criminal offense. यानी कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है और लॉ मिनिस्ट्री को इसमें FIR करानी चाहिए. A record kept wrongly leads to departmental proceedings against officials that can include dismissal from service. यानी कि अगर डिपार्टमेंटल लैप्सेस हुए हैं, फाइल्स को नहीं मेंटेन किया गया है, तो जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है वो डिसमिस हो सकते हैं सर्विस से. ऐसा आयुषी कार जो कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्टर, उन्होंने कहा. अगला ट्वीट. सो नो, we have not taken the law ministry at face value. It has not told us the truth. It is refusing to disclose the records by telling lies. We believe. यानी कि झूठ बोल रही है लॉ मिनिस्ट्री. आगे का कोई ट्वीट है? हाँ. This is a critical juncture as the Supreme Court tomorrow hears the matter. Such disclosures could have been vital. Under the RTI law, the government of India is legally obligated to proactively put out information. In this case, it lied to us to prevent citizens from knowing. यानी कि नागरिकों को इस बात का ना पता चले, लॉ मिनिस्ट्री ने एक इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों से छुपाई है जिसका आपको हक है जानने का. आरटीआई के तहत ये पूछा गया था. अब इसी पर हम चर्चा करेंगे कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव का ये बड़ा खुलासा. इसमें दो चीजें. एक तो ये कि चुनाव आयोग ने लॉ मिनिस्ट्री को कंसल्ट किया. चलिए, आप तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, आपको कंसल्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपने किया तो वो रिकॉर्ड्स कहां हैं? वो रिकॉर्ड्स आज क्यों नहीं उपलब्ध है? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे. हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं. अरुण जी, आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सबसे बड़ा टेकअवे सर रिपोर्टर्स कलेक्टिव की स्टोरी से क्या है? क्या चीज बाहर निकल कर आती है जो वाकई में चौंकाने वाली है? अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए. हाँ, नमस्कार नीलू जी. सबसे चौंकाने वाली ये बात है कि ये SIR जो है ये सरकार का डिसीजन है, ये बीजेपी का डिसीजन है, ये चुनाव आयोग का इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं है. ये सबसे बड़ी चौंकाने की बात है क्योंकि चुनाव आयोग को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है. वो कोई भी अगर उसको लीगल एडवाइस चाहिए तो वो बाहर के वकील के पास जाएगी, वो सरकार के पास नहीं जाएगी. सरकार के पास ये इसलिए गई 2-3 कारण से. क्योंकि एक तो मालूम था कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा और दूसरा था कि ये जो एपिक कार्ड वगैरह कैंसिल करेंगे उसमें हजारों करोड़ रुपए का खर्चा भी था. तो इतना बड़ा डिसीजन ये अपने से नहीं ले रहे थे, लेकिन सरकार के कहने पर ले रहे थे. अब ये डिसीजन जो है कोर्ट में न चैलेंज हो, किसी तरह से जो है हम क्या कहते हैं कानूनी कसरत को जिम्नास्टिक करके इस चीज को निकाल लें, तो ये लोग जो है भले इनके पास 1-2 लॉ ऑफिसर होंगे, इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं है लॉ के. और इन्होंने वाकई बहुत नया नया तरीका निकाला है. वो वर्ड स्पेशल लगाया है, उसका भी कारण है. इंटेंसिव, उसका भी वो कारण है. रिव्यू का भी. तो देखिए, सरकार की या बीजेपी की ये मजबूरी है कि बिहार और बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और उनको जो है मालूम है कि मुस्लिम पॉपुलेशन में 5% भी वोट नहीं मिलने को है. पहले नीतीश कुमार को मिलते थे क्योंकि वो पैंडर करते थे, वो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जो है अन्याय नहीं करते थे, तो इसलिए मुस्लिम्स भी उनको वोट करते थे. अब जब वो जाके भाजपा की गोदी में बैठ गए तो वहां के भी 16% वोट जो है इनके खत्म हो गए और बंगाल में भी खत्म हो गए. तो इनकी जो एकदम जरूरी है, क्योंकि ये तो एक तरह से बोलते ही हैं कि हमें जो है माइनॉरिटीज के वोट नहीं चाहिए, हम जो है हिंदू के वोट से जीत लेंगे. लेकिन अब इनको लग रहा है कि वो तो जिस तरह से जाति पर सारे लोग बटे हुए हैं, वो तो जितना इनके लिए एकदम मुश्किल है, जीत ही नहीं सकते. तो इनका एक ही लक्ष्य है कि मुस्लिम का आधा वोट काट दो. और
उसको सिटीजनशिप से लिंक कर दो, तो ये बड़ा आसान हो जाता है कहना कि ये जो है बांग्लादेश से आए हैं, ये वहां से आए हैं। अरे भाई, बांग्लादेश से बिहार में क्यों आएगा कोई आदमी? वहां की इकोनॉमी जो है यहाँ से ज्यादा उसका जो है पर कैपिटा इनकम है। पहले भले आ सकते थे 10 साल 15 साल, लेकिन जिस तरह से इन्होंने इकोनॉमी को मैनेज किया है वो तो ध्वस्त कर दिया। वो हमारे से पर कैपिटा इनकम में बहुत आगे निकल गया। तो इनका यही लक्ष्य है। अब कैसे करें? अब ये स्टेप बाय स्टेप समझिए। सुप्रीम कोर्ट में ये था कि चुनाव आयोग के जो मेंबर्स हैं या उसके अध्यक्ष हैं उसको कौन उसकी नियुक्ति करेगा। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझ के इस मैटर को टेकअप ही नहीं किया और ये भी कह दिया कि अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो इसका इल्जाम जो है अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन सरकार को तो ये सब सेटिंग किए हुए हैं। उन्होंने जो है उसी चुन लिया सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग के। वो तो जवानी कहे थे, लिख के तो ऑर्डर में कहे नहीं थे। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी कुछ ना कुछ किया है इन दोनों ने, जब कोई मामला नहीं उसको उठाया, तब ये एकदम निश्चिंत हो गए कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है ये मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता का अपॉइंटमेंट जो है कैंसिल नहीं करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली ये उसी बेंच में आया हुआ है। तो जो डेमोक्रेसी से इतना वो मामला जो इम्पोर्टेंट था उसको उन्होंने नहीं लिया। अब इन्होंने कहा कि अब जो है हमको बिहार जीतना बाय हुक और बाय क्रुक एकदम नेसेसरी है। जो हथकंडे हमने 4 इलेक्शन से लगाए हुए थे, मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान और हरियाणा, और ये सारे अब हो गए एग्जॉस्ट। ये अब पब्लिक के नॉलेज में आ गया। अब वहां के लोग सतर्क हैं। तो अब वो जो है आप पासा, वो हर बार तो आप उसको बेईमानी नहीं कर सकते। तो अब क्या उपाय है? तो इसका एक ही उपाय है कि पुराना जो लिस्ट है उसको आप फेंक दो और इनके जो सपोर्टर है ये सब खाली दिखावा है कि 90% 95% जो है अंत में आपको कागज देना है। और बीएलओ नहीं, वहां का जो ईआरओ है, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो नॉर्मली एसडीओ या बीडीओ होता है, जो एक सरकार का एक वो है, वो डिसाइड करेगा कि इलेक्शन कमीशन में ये जो लिस्ट बनेगी उसमें किसका नाम रहेगा नहीं रहेगा। और बड़े आसानी से कहे अरे गलती हो गई, ये हो गई, कागज नहीं था, पावती नहीं थी, उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया। जब फाइनल लिस्ट बनेगी तो ये जो है आरजेडी और कांग्रेस के कम से कम 10% वोट काट देंगे और उसी का ये पूरा बैकग्राउंड बना रहे हैं। और ये जो है कोई नहीं पूछ रहा है कि यही जो सरकार के जो ऑफिशियल थे, जो चुनाव आयोग के डेपुटेशन में रह रहे हैं, इन्होंने जब ये पूरी लिस्ट अपडेट करी तो उस समय जो है इन लोगों ने इन जो अभी नाम काटे हैं उनका नाम क्यों नहीं काटा? सबको को एक शो कॉज नोटिस देनी चाहिए कि इतने मरे हुए थे तो तुम क्या कर रहे थे 6 महीने पहले, तुम किस बात का वहां नौकरी कर रहे हो? तो तुम फर्जीवाड़े में लगे हो, चुनाव आयोग फर्जीवाड़े में लगा हुआ है। और अब इनको जो एक संरक्षण चाहिए वो कोर्ट का चाहिए। तो वो कोर्ट का संरक्षण जो है लॉ मिनिस्ट्री से मिलना है, क्योंकि वही लॉ मिनिस्ट्री जजों को अपॉइंट करती है। वही लॉ मिनिस्ट्री को मालूम है कि किस जज की क्या वीकनेस है, किस जज की, मतलब कि मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे भी जजेस हैं जिनके ऊपर ये आरोप है कि पैसे लेके नारकोटिक्स एक्ट में बेल दे दी। इस तरह के ग्रेव एलिगेशन है। अब ये मैटर आईबी को रेफर हुआ कि नहीं हुआ? नो डाउट कि ये एलिगेशन थे जब वो हाई कोर्ट के जजेस थे तब, उसके बावजूद ये प्रमोट हुए। तो ये लॉ मिनिस्ट्री ही ने उनको पूरा ये रास्ता बताया है कि ये किस तरह से तुम बेईमानी करो, कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू लगाओ। इसका मतलब ये है जो अरुण जी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब चुनाव आयोग ने जानबूझकर इसमें लॉ मिनिस्ट्री को इसमें इन्वॉल्व किया है ताकि एक फ्रॉड किया जा सके बीजेपी के साथ मिलकर, और बीजेपी जैसा चाहे उसी तरीके का फ्रॉड हम बिहार में करेंगे, उसकी योजना लॉ मिनिस्ट्री के साथ बनाई। देखिए, लॉ मिनिस्ट्री के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है।
दोनों चीज वहां इंटरसेक्ट करती है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी, और इधर से ये कि कानून में कैसा हेरा फेरी किया जाए, वहां पर हम क्या डिफेंस लें, किस तरह से हम इंश्योर करें कि जो चुनाव आयोग जो हम जिसको चुन रहे हैं वो सरकार भाजपा चुने, उसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई से नहीं रहे, हम ऐसे आदमी को चुने जो कि अमित शाह का दाहिना हाथ हो, बायां हाथ हो, तो ऐसे आदमी को हम चुने जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ बोले नहीं, उसमें कोई अड़चन डाले नहीं, महीनों उस फाइल पर बैठी रहे। और ये सारा चीज, क्योंकि उनको भी लॉ मिनिस्ट्री जाना है, सुप्रीम कोर्ट को भी वही चेक करता है, और इधर कानून को भी ये चेक करता है। समझाना है आज अरुण जी, अगर आम आदमियों को समझाना है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव का ये जो खुलासा है 2 लाइनों में यही है कि चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय के साथ मिलकर ये एसआईआर का षड्यंत्र रचा है। बिल्कुल एकदम, क्योंकि ये हो नहीं सकता। हर फाइल जो लोग डील करते हैं उनको मालूम है कि कोई भी रेफरेंस आता है तो एक नई फाइल खुलती है, उसमें लिखा जाता है ये रेफरेंस, और फिर और ये ओपिनियन चलता है एकदम नीचे से, सेक्शन ऑफिसर से वो फाइल चलती है। फाइल का कस्टोडियन सेक्रेटरी नहीं है, फाइल का कस्टोडियन सेक्शन ऑफिसर है, और उसके बाद जो है वो अंडर सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है। तो वो सारा जो जो रेफरेंस, वो रेफरेंस फाइल का देंगे चुनाव आयोग का, वो फाइल जो भी आई होगी उसको भले लौटा देंगे, लेकिन यहां पर उनको नई फाइल खोल के ओपिनियन देना है। और आरटीआई में क्या है, वो आरटीआई कमिश्नर ही नहीं अपॉइंट करते, झूठ बोलते जाओ साल भर। अभी अभी अगर आपने झूठ बोला, मैं तो वो सेबी में हार मान गया, और उसके बाद हमने कह दिया एक कमिश्नर को कि आप लोग जो है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि 2 अपराध बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। पहली बात तो ये कि आरटीआई में साफ जवाब नहीं बोला, आरटीआई में झूठ बोल दिया गोलमोल जवाब देके, और दूसरा ये कि आपने मंत्रालय के पास रिकॉर्ड्स नहीं है, अगर रिकॉर्ड्स नहीं है तो फिर लॉ मिनिस्ट्री कंप्लेंट करे, उस पर एफआईआर दर्ज करे। क्या गलत कहा रिपोर्ट? हाँ, वो फाइल कैसे गायब हो गई? मैंने इनकी हिम्मत देखिए कि हम जो बोल दें वो चलेगा, कौन पूछने वाला है? सरकार तो जो चीज हम कोर्ट में बोल दें, कुछ भी बोल दें, वो चलेगा, और यही हो भी रहा है। चुनाव आयोग कुछ भी बोल दे। इसका मतलब अरुण जी 2-3 टेकअवेज जिसके बड़े बड़े हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल करूंगी कि कानून मंत्रालय के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने एसआईआर की का षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र को रचने के बाद वो फाइल गायब कर दी, फाइल ही गायब हो गई कानून मंत्रालय से, गायब हो गई। क्योंकि उनको ये अगर ये बताते कि हमसे वो एडवाइस लेके एसआईआर लगाया है, और चूंकि अपॉइंटमेंट इन्होंने खुद किया है ये गुप्ता का, तो उससे ये पकड़ा जाते कि ये चारों तरफ से जो है ये पूरी साजिश है भाजपा की, और सब कोई इसमें मिले हुए हैं। ये बहुत बड़ा, मतलब कि छोटा नहीं है, क्योंकि इसमें भाई उनको कैसे मालूम? अगर न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन, अगर न्यूट्रल कमीशन इलेक्शन कमीशन होता, या पहले का जो होता था, वो क्या अगर इस तरह की कोई एक्सरसाइज होती तो वो क्या कानून मंत्रालय को कंसल्ट करता, या कभी नहीं करता? नहीं, बेईमानी करने के लिए कंसल्ट किया है। ओके। हाँ, आज लॉ एंड ऑर्डर बंद होता है तो उसको कौन संभालेगा? वहां मिनिस्टर पूछेगा ना कि तुम ये क्या बेवकूफी का काम किए कि भारत बंद हो जाएगा एक दिन। अरे एक दिन भारत की जीडीपी का इनको मालूम है? अभी तो बिहार बंद हुआ है, आप देखिए, अगर ये नहीं मानेंगे तो पूरा भारत बंद होगा। साउथ वाले तो कह ही रहे हैं, और उनका एक ही मकसद है, डिसइनफ्रेंचाइज द मुस्लिम्स एंड द माइनॉरिटी। ये कान खोल के सुन लें। और ये बहुत ही खराब दिन होगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अगर, मतलब इतनी चीज नेगेटिव है कि अगर उसमें अगर ये कर दे कि सिटीजन का राइट जो है ये बीएलओ और क्या कहते हैं ईआरओ ये डिटरमिन करेगा, तब तो ये देश चला। वो सारे के सारे आप चले जाइए बिहार जैसे जगह में, आपको मैं मजाक नहीं करता हूं, 1 या 2% आपको ईमानदार एसडीओ और ये मिलेगा। इस तरह का वहां ऊपर से नीचे करप्शन फैला हुआ है। आप किसी को भी खरीद के जिसका इंक्लूड करवा लीजिए। और जब आप देख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इलेक्शन में,
तो फर्जीवाड़ा करने में क्यों नहीं लोग वहां से चालू होंगे? 50,000 लाख वोट इधर कर दिए तो, और सारे पैसे हैं इनके पास, पैसा भी है, सत्ता भी है, सब कुछ है। और ये राइट जो है इतने एक छोटे अफसर को आप दे रहे हैं टू डिटरमिन दिस थिंग, पहले आपने क्यों नहीं दिया? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब एसआईआर में बचा क्या है। एसआईआर पूरा एक फ्रॉड है। अजीत अंजुम ने और बाकी रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर साबित कर दिया, लीगली और टेक्निकली क्या गड़बड़ हुई है ये खुद यहाँ पर रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने साबित कर दिया। अब कोर्ट को कायदे से कल क्या करना चाहिए? अब तो कुछ ही घंटे बचे इसकी सुनवाई शुरू होने। ये देखिए, अगर नॉर्मल समय रहता, पहले का कोर्ट रहता 10 साल 15 साल का, तो लोग कहते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है, ये बेईमानी का केस है। आज के तारीख में कोई भी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कोई प्रिडिक्ट करने को नहीं तैयार है। और फिर वही बात जो जेठमलानी कहते थे कि द कोर्ट इज अ कसिनो, तो वही बात याद आती है। और हम ये देख रहे हैं कि चुनाव आयोग जो भी कोर्ट में झूठ बोलता है, गलत बोलता है, उसको कोर्ट मान के जो है हरदम उनके पक्ष में जो है निर्णय करती आ रही है। अभी तक तो इनका यही धंधा रहा है। आप देखिए, इतनी धांधली हुई है, कहीं भी कोर्ट ने एक बार भी चुनाव आयोग को यह किया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने किया कि प्राचा को जो है ये पूरा वीडियो दे दो, जैसे ही दिया उसको उलट दिया इन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट में आके वो कर लिए कि हम नहीं देंगे। तो ये जो ओपन गुंडागर्दी हो रही है चुनाव आयोग की, और सबसे बड़ी बात मैं बार बार कहता हूं कि इस ज्ञानेश कुमार गुप्ता को एक भी चुनाव आयोग आज तक सपोर्ट नहीं किया एसआईआर में। क्या कारण है? नॉर्मली एक बिरादरी होती है, वो एक दूसरे को डिफेंड करती है, वो नहीं चाहती है कि हम जहां पर इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे उस संस्था का जो है नाम खराब हो, कोई नहीं चाहता है। तो ये क्या दर्शाता है कि ये एजेंट हैं आरएसएस के, भाजपा के, और कुछ नहीं है। अमित शाह के तो हैं ही, और उन्हीं के इशारे पर कर रहे हैं, क्योंकि इनको मुस्लिम वोट्स हटाना है, और जो दलित वोट हैं, जो कमजोर तबके के वोट हैं, उन सबको हटाना है, जिससे कि ये चुनाव अपने पॉकेट में डाल सके। दे ओनली नो हाउ टू विन इलेक्शन बाय हुक और बाय क्रुक, और इनको कुछ नहीं आता। सर, सबसे बड़ा टेक अवे ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव के खुलासे का क्या है, और जिस पर वाकई में कोर्ट को कल ध्यान देना जरूरी होना चाहिए? ये एक कड़ी में एक और उन्होंने अच्छा वो डाल दिया, जो एक होता है अनब्रोकन लिंक ऑफ द चेन, उस चेन में ये इन्होंने ये प्रूफ कर दिया, ये पूछ के कि ये लॉ मिनिस्ट्री के साथ मिलके ये एसआईआर डिसाइड किया गया है, ये उसने प्रूफ कर दिया। और जबकि चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑटोनोमस होना चाहिए। हाँ, आज ये साबित हो गया कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और बीजेपी के साथ मिलकर काम करते हैं। हाँ, बीजेपी ने इनको अपॉइंट किया, न्यूट्रल बॉडी ने अपॉइंट नहीं किया। ये पूरा मजा ले रहे हैं, पूरी लॉ मिनिस्ट्री का एडवांटेज ले रहे हैं। वहां से वो पूछ पाछ के यहाँ आए हैं, उनकी वहां से जो है, भले उन्होंने दिया हो, इनिशिएट वही कराए होंगे कि अच्छा फाइल भेजो, हम जो है उसमें ऐसे करते हैं, तो वो फाइल भेजी वहां पर, और उन्होंने उनको बताया कि ऐसा करो। आधार उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 23(4) के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को, और उसी को गायब कर दिया इन्होंने कि वो एक डॉक्यूमेंट माना नहीं जाएगा। और यह इतना बड़ा ये डिसीजन ले सकते थे कि सिटीजन जो है हम डिटरमिन करेंगे, ये तो एक पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट का था, और अगर ये सिटीजन को डिटरमिन करेंगे तो उसका खर्चा कौन देगा? तो कुछ नहीं, इनकी मंशा ये है कि माइनॉरिटीज के वोट काटो और हंट देम लाइक एनिमल्स, उनकी लिंचिंग करो, और जब वो वोट आवे तो उनकी जरूरत नहीं पड़े हमको, क्योंकि हम तो इतना उनको तरसाए हुए हैं कि उनको इतना हमने उनके ऊपर बुलडोजर चलाया है, उनको हमने मारा है, उनके हर तरह के फ्रीडम को जो है हमने कमेंट किया है, क्या पहनते हैं, कैसे इनको दफनाया जाता है, हर चीज को हमने मजाक इनका उड़ाया है। और इनके एक भी आदमी को हम न लोकसभा या राज्यसभा में या विधानसभा में हम कभी टिकट देते हैं, तो कोई भी आदमी 17% वोट गंवा के जीत तो नहीं सकता है।
दैट इज द स्टोरी। तो अब अंत में सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव का ये खुलासा है, ये आज पूरे देश में क्या संदेश देता है, और क्या अब इस खुलासे के बाद क्या अब इसको सीधा सीधा निरस्त नहीं करना चाहिए? क्या सीधा रोल बैक नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं होगा, एसआईआर नहीं लागू होगी? नहीं नहीं, वो देखिए, ये जो चुनाव की चोरी कर रहे हैं, उनके अलावा इनको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला हुआ है। जो एक दो अलाइज हैं जो चोरी से ये बेनिफिट करते हैं, वो भी घबराए हुए हैं कि हमारा नंबर कम हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि वो जो है नीतीश कुमार के लोग जो है वो देख रहे हैं कि यार हमको तो अब मिनिस्ट्री मिलेगी नहीं, ये तो सारा भाजपा खा जाएगी। यही प्रॉब्लम है। वो चंद्रबाबू नायडू इज ऑल्सो वेकिंग अप। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ही जो ट्वीट्स है उसमें ये दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा अगर बीएलएज हैं वो बीजेपी के हैं, और बाकी पार्टीज के कुछ इक्का दुक्का, किसी के 5, किसी के कुछ 1000, इस तरह से है। तो बीएलओ तो नहीं है ही नहीं, नहीं देखिए, उनके। नहीं, ये बीएलओ और बीएलए में अंतर है। हाँ, बीएलओ नहीं, सरकारी नौकर होता है। हाँ पॉलिटिकल पार्टीज तो बीएलए अपॉइंट हाँ करेंगी ना। हाँ, तो तो बीएलए की संख्या दी हुई है कि बहुत कम है पॉलिटिकल पार्टीज के वो तो पास। है ही। वो सब पन्ना प्रमुख, देखिए, वो एक काडर को बच्चे से बनाते हैं। उनको जो है फॉल्स नेशनहुड का वो देते हैं, मिसलीड करते हैं। और वो करके जब वो बड़े होते हैं तो वो उसी हाफ पैंट जो वहां पहने थे, वो बड़े होके भी उसी मानसिकता में रहते हैं। तो उनको जो है, और तुम त्याग करो तो ये होगा, तो उनको ये पूरा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इनके पास जो है और फर्जीवाड़ा कराना सिखाते हैं। कल्चर है कि आप गड़बड़ करके जीतिए तो कोई बात नहीं है, तो वो गड़बड़ करने को तैयार हैं। दूसरी पार्टी के पास इस तरह के लोग हैं नहीं। जो चुनाव लड़ता है खाली उसी के पास आदमी है। अब मालूम नहीं कि किसको टिकट मिलेगी, तो उनके ग्राउंड पर लोग नहीं है। और यही इनके जो बीएलओ है, बीएलए हैं, वो वोटर प्रोफाइल करते हैं। वो बताते हैं कि इनका नाम हटाओ, ये जो है उस पार्टी का है, ये उनको। तो इसलिए जरूरी है ये स्कैम को। वॉलंटियर बीएलए इज अ नेसेसिटी। चुनाव आयोग ने उसको इसीलिए दर्जा दिया है कि वोट काटो, माइनॉरिटीज का वोट काटो, डिप्राइव्ड का काटो, कि भाजपा जीत सके। ये है खेल, ये जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं है। चलिए, तो आपने देखा कि ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव का बड़ा खुलासा ठीक सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के एक दिन पहले आया है, जिसमें ये साफ है कि चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय के साथ मिलकर एसआईआर की योजना बनाई, और सिर्फ योजना ही नहीं बनाई, जो फाइल में नोटिंग्स थी वो अवेलेबल नहीं है, आरटीआई में उसका जवाब मिला नहीं है। और वो फाइल, मजे की बात यह है कि वो फाइल को गायब कर दिया गया है, किसी को पता ही नहीं कि क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की चोरी चकारी इस एसआईआर के बहाने की है, और कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है इलेक्शन कमीशन। वही, और ठीक कहा अरुण जी ने कि इस चुनाव आयुक्त को सरकार चुनती है, और उस चुनाव आयुक्त ने किस तरीके से बीजेपी का नमक खाया है, और आज वो नमक उन्होंने अदा कर दिया एसआईआर के बहाने। अब कल देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस केस में कहता है, करता है, उस पर निगाहें टिकी होंगी, और कल भी हम इस पर कार्यक्रम भी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।